हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं फोर्स की। जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया हुआ है फोर्स को, फोर्स रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। मतलब एक पिंड का दूसरे पिंड के ऊपर जो प्रभाव होता है या जो क्रिया होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज एन एक्शन विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। अर्थात कि फोर्स जो है किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर कोई गति की अवस्था में है तो उसको वो विराम अवस्था में ला सकता है, और या यदि वो विराम अवस्था में है तो उसको वो गति की अवस्था में ला सकता है। जनरली हम फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सिलरेशन, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इट में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब यदि कोई गति की अवस्था में है पिंड हमारा तो उसको वो विराम अवस्था में ले आएगा। विराम अवस्था में है तो वो उसको एक्सिलरेट भी कर सकता है और गति की अवस्था में भी ला सकता है। इट में रिटार्ड द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, मीन्स यदि किसी पिंड पर पहले से कोई बल लग रहा है जिसके कारण हमारा पिंड गति कर रहा है, तो उसके विपरीत अवस्था में यदि हम कोई बल लगाएं तो वो क्या करेगा, पूर्व में लगने वाले बल को प्रभाव को कम कर देगा, तथा जो बॉडी पहले गति की अवस्था में थी अब वो विराम अवस्था में आ जाएगी। और इन इक्विलिब्रियम, यदि पिंड हमारा विराम अवस्था में आ जाता है तो पिंड हम कहेंगे क्या है, साम्य अवस्था की स्थिति में है, क्योंकि उस पर लगने वाले सभी बल समान हैं और एक दूसरे के विपरीत है। इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन पिंड उस अवस्था परिवर्तन को रजिस्ट करना चाहता है, वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो वो अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस। तो हम कहते हैं फोर्स के कारण जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती है बॉडी की वो राइज करती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो हम कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अर्थात परिमाण होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी बल है जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो जहां ये 5 और 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक बल है उसकी एक डायरेक्शन दी हुई है और वो अपनी उसी क्रिया रेखा मीन्स लाइन ऑफ एक्शन के अनुदिश ही कार्य करेगा। अब हमें पता है फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हमें कोई फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो हम यूँ डिफाइन करेंगे 5 किलो न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब जहाँ नॉर्थ है वो बता रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हमारा बल लग रहा है। सेंस एंड नेचर ऑफ फोर्स। सेंस डिपेंड करता है वो फोर्स जो है उस वस्तु को, उस पिंड को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है या उसे खींच रहा है, वो होता है उसका सेंस। देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि हमें ये भी देखना है कि वो किस पॉइंट पे वर्क कर रहा है किसी पिंड के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है वो हमारा बताता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसका क्रिया बिंदु है उस बल का। तो किसी भी फोर्स के लिए ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन, सेंस और नेचर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसा कि हमें पता है फोर्स क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होएगी। तो फोर्स को 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और सेकंड वन है हमारा बोर नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी फोर्स है, फॉर एग्जांपल जैसा हमने यहाँ एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ब्लू कलर की लाइन से ये किसी फोर्स को दिखा रहा है। तो ये जो फोर्स की जो टोटल लेंथ है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ये जो टोटल लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये जो कोण बना रहा है
उसको हम कहते हैं वो उसकी डायरेक्शन है। तो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन के लिए कि एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से इतना डिग्री एंगल पर कोई फोर्स लग रहा है, तो जो एंगल है वो वहाँ उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली हमारा किस डायरेक्शन में वो फोर्स वर्क कर रहा है। और जो फोर्स की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। सेकंड वन है बो नोटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो बो नोटेशन जो है वो वर्क करता है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कोप्लेनर मतलब एक ही तल में लगने वाले, मतलब समान तल में, मतलब समतलीय बल। कॉनकरेंट मतलब एक ही बिंदु पे लगने वाले फोर्सेस। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही तल में एक ही बिंदु पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने देखो 5-6 फोर्सेस बताए हुए हैं अलग अलग। 4 फोर्स है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है उसका रिजल्टेंट हो या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो हो। तो बो नोटेशन क्या करता है कि जितने भी फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन को हम इक्वल कर लेते हैं 1 mm, तो इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओ पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए सभी फोर्सेस के बीच में ABCDEFGH जो है वो हमें अल्फ़ाबेट नंबरिंग देनी है या उसका नेम देना है। ए और बी के बीच में जो फोर्स है 1 न्यूटन, उसको हम कह देंगे दैट इज AB। तो जो 1 न्यूटन है मीन्स 1 mm, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। तो 1 mm लाइन ड्रॉ कर रही है, वो बता रही है 1 न्यूटन फोर्स है। इसको बी और सी के बीच में जो फोर्स है जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमें बी पे सेकेंड वन फोर्स की जो है टेल आनी चाहिए और सी पॉइंट पे उसका हेड आना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी में हम डिनोट कर दिया। इसी प्रकार से CD फोर्स को हम डिनोट कर देंगे और इसी प्रकार से हम DE फोर्स को हम डिनोट कर देंगे। अब एक हमारा पॉलीगन बनेगा लेकिन वो क्लोज नहीं होगा। तो जो लास्ट जो क्लोजिंग लाइन होती है पॉलीगन की हमारे, वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को या इक्विलिब्रियम फोर्स को। तो इस प्रकार हम बो नोटेशन के थ्रू भी हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं फोर्स सिस्टम, बल निकाय। एक से ज़्यादा बल यदि किसी पिंड पे वर्क करते हैं या किसी तल में कार्य करते हैं तो हम उसको कहते हैं बल निकाय या फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर की हम बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि कोप्लेनर क्या होता है। को मतलब सम, प्लेनर मतलब तल, कि मतलब एक ही तल में लगने वाले बल अर्थात समतलीय बल कहलाते हैं या कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर मतलब जो एक तल में ना लग रहे हो वो बल हमारे क्या होंगे? असमतलीय बल। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन होता है XY, उसमें जितने बल लग रहे हैं वो सारे हमारे क्या है? समतलीय। और एक प्लेन होता है XY, दूसरा है हमारा XZ। तो ये 2 अलग अलग प्लेन हैं, तो वो हमारा हो गया नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस होते कौन कौन से हैं। तो कोप्लेनर के अंदर हम बात करें तो हमारे 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, कोप्लेनर, कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, कोप्लेनर पैरेलल, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर की बात करें तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर पैरेलल, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट और नॉन पैरेलल फोर्सेस। ये 7 टाइप के फोर्सेस हैं जो जनरली वर्क करते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले कोप्लेनर, कोलिनियर। कोप्लेनर का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कोलिनियर। कोलिनियर फोर्सेस वे बल होते हैं जो कि एक ही लाइन में, मतलब समान लाइन में काम करते हैं, उनको हम कहते हैं कोलिनियर फोर्सेस। तो वे फोर्स जो एक ही तल में लग रहे हैं तथा एक ही लाइन में वो लग रहे हैं, उस प्रकार के फोर्स को कहते हैं हम कोप्लेनर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। पहले हम बात करते हैं कि ये कॉनकरेंट क्या होता है। कॉनकरेंट होता है कि कोई भी फोर्सेस यदि एक ही बिंदु से स्टार्ट हो तो उनको कहते हैं हम कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब एक ही तल में लगने वाले बल। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस क्या हो जाएगा? एक ही तल में एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले फोर्सेस क्या होते हैं हमारे? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अब बात करते हैं कोप्लेनर
पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस जैसा आपको पता है, सभी बल क्या हो, एक दूसरे के समांतर लग रहे हो तो उनको कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब एक ही तल में लगने वाले। तो समतलीय समांतर बल निकाय कैसा होगा, जिसमें सभी फोर्स क्या होंगे, एक ही तल में लग रहे हैं तथा एक दूसरे के समांतर दिशाओं में लग रहे हैं। यदि सभी फोर्स एक दूसरे के पैरेलल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और यदि हमारे फोर्स एक दूसरे के समांतर तो लग रहे हैं लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है वो विपरीत दिशा में है एक दूसरे के, तो उस तरीके को हम कहेंगे अलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम के अंदर क्या है, प्लेन तो एक ही है लेकिन सभी फोर्स क्या है ना, वो एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, और ना ही वे एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसे बल निकाय जिसमें सभी बल क्या हो, एक तल में तो है लेकिन एक दूसरे के समांतर नहीं है, ना ये एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं, तो उस तरीके के बल निकाय को हम कहेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स ऑफ ए सिस्टम पास थ्रू द सेम पॉइंट। कॉन्करेंट है मीन्स सभी एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं, लेकिन नॉन कोप्लेनर है मतलब एक तल में नहीं लग रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, चार बल हैं, अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, वो एक तल में नहीं है लेकिन एक ही बिंदु से आगे जाके वो कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को कहेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें F6 F5 दोनों कोप्लेनर पैरेलल है, बट F3 और F4 फोर्स सिस्टम F6 और F5 के पैरेलल है बट नॉन कोप्लेनर है। तो इस तरीके के फोर्स सिस्टम को कहेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। सिमिलरली लास्ट वन है हमारा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम। फोर्स जितने भी लग रहे हैं वो एक तल में भी नहीं है, एक बिंदु से भी स्टार्ट नहीं होंगे और ना ही वो एक दूसरे के समांतर होंगे। इस तरीके के फोर्स सिस्टम को हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, चार बल जो लग रहे हैं वो ना ही एक तल में है, ना ही वो एक दूसरे के समांतर है और ना ही वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज नियम। तो क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज नियम? समांतर चतुर्भुज नियम जो है किसी भी दो बलों का परिणामी बल निकालने का एक विधि है या एक तरीका है। इसका स्टेटमेंट की बात करें, इफ टू फोर्स P एंड Q आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि दो फोर्स है P एंड Q जो मैग्नीट्यूड परिमाण में और उनकी दिशा में दिए गए हैं। कह रहे हैं कि बाय टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के अनुदिश वो वर्क कर रहे हैं। देन दे रिजल्टेंट, उनका परिणामी इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो उनका परिणामी है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कहें दो बल जो P और Q है उनके बीच में कोण थीटा है और उसका परिणामी बल P फोर्स से अल्फा एंगल बनाता है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है R उसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज tan अल्फा, वो होता है Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम फोर्स है जिसके थ्रू ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज इसी के साथ मेरा लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे ही और लेक्चर के लिए हमारे YouTube चैनल GPC हनुमानगढ़ से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।